अधिवक्ता इंदौर से श्रुति अग्रवाल मैम हैं, जिनका वर्तमान में एक शोध कार्य का विषय बाल अपराध से जुड़ा हुआ है और इस पे वे गंभीरता से काम कर रही हैं। मेरा पहला प्रश्न आपसे बाल अपराध को लेकर ही है। बाल अपराध पे जो समाज की मानसिकता है और वर्तमान में अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालयों में भेजते हैं। पहले तो अमूमन जितने भी शोध के आंकड़े आते थे, उसमें ये बात सामने आती थी कि बच्चों का जो शोषण है, उनके साथ जो गलत व्यवहार होता है, वो उनके निकट संबंधी और परिवार के लोगों द्वारा होता है। वर्तमान में बड़े तौर पे ये देखा गया है, देश के अलग-अलग राज्यों में ये घटनाएँ सामने आई हैं कि जिनमें अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, वो बच्चा घर से सुरक्षित विद्यालय के वाहन में स्कूल चला जाता है, उसमें कैमरे लगे हैं, वहाँ तक कोई समस्या नहीं आती। लेकिन किसी दिन स्कूल से ये खबर आती है कि स्कूल में उसके साथ कोई अप्रिय घटना हो गई है। तो वर्तमान दौर की चुनौतियों में एक ये सबसे बड़ी चुनौती है कि बच्चे अपने घर में अपने बच्चों अभिभावक अपने घर में अपने बच्चों की रक्षा कर सकते हैं, खेल के मैदान में कर सकते हैं, स्कूल कोचिंग इंस्टीट्यूट तक उन्हें सुरक्षित पहुँचा सकते हैं। लेकिन जिन संस्थानों में वे भेज रहे हैं, वहाँ यदि उनके साथ किसी अप्रिय स्थिति होती है, तो वे उस स्थिति से कैसे निपटेंगे? इस विषय पे आपके क्या विचार हैं? देखिए सौरभ, आपने सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी मुद्दे पर सबसे सही बात कही है कि एक समय से पहले, मतलब अगर हम कहें कि जब तक इंटरनेट इतना नहीं आया था, उससे पहले तक ये अपराध जो है वह निकट के व्यक्ति करते थे। जो बच्चों के साथ में यौन अपराध होते थे, या तो उसमें उनके ब्लड रिलेशन के लोग शामिल होते थे, उनके रिश्तेदार, उनके घर में आने-जाने वाले लोग, या फिर उनके घर में उनके साथ में काम करने वाले जो कामगर होते थे, उनके द्वारा किया जाता था। लेकिन अभी पिछले 2 सालों से, और अभी कहेंगे विगत 6 महीनों से हम लोग लगातार देख रहे हैं, और इस संबंध में मेरी कई पुलिस सीनियर ऑफिसर से भी बातचीत हुई है। उसमें ये निकल कर आया है कि जो मोबाइल है, वो सबसे बड़ा एक खतरा हो गया है। कई स्कूलों में, अभी इंदौर में, उज्जैन में, मंदसौर में, कई स्कूलों से ये घटनाएँ जो आई थी, हम लोगों ने जब उस पर रिसर्च किया तो ये पता चला कि जो भी एक टीचर का सामने आया भोपाल का, कहीं इंदौर में जो था वो बस ड्राइवर का सामने आया, उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन था। वो वो कहीं न कहीं गलत चीज़ें देख रहे थे। पहले ये होता था कि जो भी ब्लू फ़िल्म या आप कुछ भी अनैतिक या अश्लील देखते थे, तो आपको अपने परिवार से भी डर लगता था, समाज से तो लगता ही था, आप खुलकर नहीं उसको यूज़ कर सकते थे। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि सिगरेट ज़्यादा घातक है शराब से, क्योंकि एक जो व्यक्ति जो थोड़ा-सा भी सम्मानित है, वो सबके सामने शराब खुलकर नहीं बैठेगा, लेकिन एक्सक्यूज़ मी कहकर सिगरेट मैंने अच्छे से अच्छे व्हाइट कॉलर लोगों को पीते हुए देखा है। ठीक वैसा ही हो गया है कि पहले जो हम नीला फीता या ब्लू फ़िल्म्स या नीला ज़हर कहते थे, वह आम रूप से बहुत दूर होता था। अब हमारे सामने संसद में लोग देख रहे हैं, मतलब सबसे प्रतिष्ठित जगह देख रहे हैं, ये तक सामने आ गया है। तो जिस तरह से मोबाइल सामने होता है, उससे अब मैं हमेशा कहती हूँ कि सोशल के 2 इफ़ेक्ट होते हैं। एक होता है डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, एंड इनडायरेक्ट इज़ वेरी डेंजरस, क्योंकि इनडायरेक्ट रियल होता है। जो डायरेक्ट असर होता है, उसमें आप स्टॉकिंग्स होती हैं, पोर्नोग्राफी होती है, आप डीप फेक होता है जो कि डीप वेब से जुड़ा होता है। आप किसी को मॉर्फ करके परेशान कर सकते हो। बच्चों के साथ में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि एज बनाई हुई है गवर्नमेंट ने। 2018 में जो साइबर लॉज़ आए थे कि आप 13 इयर्स से पहले किसी भी तरह का सोशल अकाउंट नहीं बना सकते। लेकिन बच्चे अपनी एज छुपाकर बनाते हैं, 10 साल, 11 साल का बच्चा भी बनाता है, और किसी तरीके से वो चूँकि नहीं इतना जागरूक होता कि किस तरह से सोशल यूज़ करना है, इवन टीनेजर्स भी उतना नहीं होते हैं, तो वो उसके मतलब जिसको कहते हैं कि कॉन्सन्ट्रेशंस आप झेलते हो, आप पे असर होता है, आप बहुत जल्दी प्रभावित होते हो। जैसा कि गलत तरीके की रील्स जो बनाते हैं और उनको लगता है बहुत जल्दी फेमस हो जाएँगे। तो अभी आप रिसेंट में देख सकते हो, 9 साल, 10 साल के बच्चों की रील्स आ रही हैं कि वो एक-दूसरे को प्रपोज़ कर रहे हैं या डांस कर रहे हैं, या एक मदरली लेडी के साथ एक छोटा बच्चा डांस कर रहा है, या इस तरह के सीन्स कर रहे हैं जो कि हम नॉर्मली बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन चल रहा है। लेकिन जो इसमें डायरेक्ट असर है, जो इनडायरेक्ट का मैं कहती हूँ जो कि रियल है, वो सबसे खतरनाक है बच्चों के साथ में, कि किसी ने कुछ भी अनवांटेड या ब्लू फ़िल्म से रिलेटेड मोबाइल पर देखा और वो बच्चों के साथ किया। इससे बचने का एक सीधा-सीधा तरीका है कि हम अपने बच्चों को फीलिंग सेफ, फीलिंग स्पेशल शुरू से सिखाना शुरू करें। जब मैं न्यूज़ीलैंड में थी, तो वहाँ के स्कूल अथॉरिटी के साथ में, इस ग्रुप के साथ में जुड़ी हुई थी फीलिंग सेफ, फीलिंग स्पेशल में, और उस समय मुझे समझ में आया कि वो लोग 1.5 साल की एज से बच्चों को ये सिखाना शुरू करते हैं, और हमें भी अपने बच्चों को, चूँकि कभी भी मैं ये नहीं चाहूँगी कि बच्चा मछली जल की रानी है की जगह दूसरी कविताएँ सीखे या दूसरा थॉट प्रोसेस सीखे। लेकिन
अगर स्थितियाँ इतनी खराब हैं कि हम स्कूल जैसी जगह पर, हम कोचिंग जैसी जगह पर या फिर हम छोटे-छोटे बच्चों को जिन नर्सरीज़ में भेजते हैं, वहाँ पर उन्हें सेफ नहीं रख सकते, तो ज़रूरी है कि हम उन्हें पहले से चौकन्ना करें, हम उन्हें सिखाएँ, हम उन्हें बताएँ कि उनके शरीर के कुछ हिस्से ऐसे हैं जिन्हें किसी को भी नहीं छूने देना चाहिए, चाहे वो उनका रिलेटिव हो, चाहे वो उनके टीचर हों, चाहे वो उनके साथ में रोज़ाना खेलने वाली बाई या ड्राइवर भैया या कोई भी हो, ताकि बच्चा कम से कम बता सके और वहीं माँ और पिता को ये ध्यान रखना बच्चों के व्यवहार में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा हो। इस संबंध में जो भोपाल में घटना हुई थी, माँ चूँकि पुलिस में थी और एक 3 साल की बच्ची के साथ में वजाइना फिंगर इंसर्ट का मामला हुआ था, तो बच्ची ने जाकर वो बताया और उसके बाद जब खोजा गया तो पता चला कि जो व्यक्ति जो टीचर उसके साथ में कर रहा था, वो कुछ समय पहले तक जब बच्ची के साथ ये करता था, उसके मोबाइल ट्रैक और ये सारी चीज़ें पुलिस ने निकाली, तो पता चला कि वो इसी तरह की ब्लू फ़िल्म्स और गंदा कंटेंट जो है, वो अपने मोबाइल पर देख रहा था। तो मुझे लगता है दोनों चीज़ें होनी चाहिए और दूसरा एक सरकार की तरफ से होना चाहिए कि किसी भी तरह मोबाइल पर और दूसरी चीज़ों पर चूँकि 2018 में लॉ आया था और साइबर की एक वेबसाइट भी बनी थी जिसमें आप साइबर क्राइम के बारे में सूचनाएँ दे सकते हो, इट्स अ न्यू क्राइम। तो एक कुछ ना कुछ ऐसा बनाया जाए कि मोबाइल कम से कम जो शिक्षण संस्थान और वहाँ पर है, वहाँ इन चीज़ों का ज़ैमर लगाओ कि किसी भी तरह की जो ब्लू फ़िल्म्स हैं, उनको यूज़ ना किया जाए और इज़ इट पॉसिबल क्योंकि चाइना में बहुत सारे ऐप हैं जो आप नहीं यूज़ कर सकते। तो इस तरह का हम अपने यहाँ भी कर सकते हैं कि बहुत सारे ऐप्स जिन पे ये सारी चीज़ें दिखाई जा रही हों, उन्हें बैन किया जाए। तो एक तो बच्चों को हम अपने शिक्षित करें, हम अपने बच्चों के व्यवहार को देखते रहें और दूसरी चीज़ की कोशिश करें कि कम से कम जिन जगहों को हम बहुत पवित्र मानते हैं, वहाँ इस तरह की चीज़ें ना एंट्री कर पाएँ। सौरभ ये मेरा टेक था। जी मैम, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको इस विषय पे प्रकाश डालने के लिए और निश्चित तौर पे आपने जो बातें बताई हैं, ये बिल्कुल बहुत उल्लेखनीय हैं। और पुनः मैं अपनी इस चर्चा के लिए पहली वक्ता श्रुति अग्रवाल जी से प्रश्न है मेरा कि महिला अपराध हो या बाल अपराध हो, दोनों में ही अक्सर ये देखने में आता है कि सजा में जो है देरी होती है। इस देश का सबसे सर्वाधिक सुर्खियों में रहा केस था निर्भया, जो 21वीं सदी का एक बहुत ही भयावह घटना थी और जिसको सर्वाधिक मीडिया कवरेज मिला। न्यायपालिका के ऊपर इस केस की सुनवाई का और त्वरित न्याय का दबाव भी था। कई मामले चर्चा के अभाव में दम तोड़ देते हैं, प्रकाश में आ नहीं पाते। ये एक ऐसा केस था जिस केस ने दिल्ली में बड़े पैमाने पे आंदोलन किया। छात्र जो हैं सड़कों पे उतरे, पुलिस को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी और इस केस में इतने पहलू थे अपराधियों के बचाव के। बीबीसी ने उस समय आपको ध्यान होगा इंडियाज़ डॉटर नाम की एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी और जिस पे सरकार ने बैन लगा दिया। आरोपी से जब पत्रकार ने सवाल पूछा कि आपने ऐसा केस क्यों किया? तो उसकी मानसिकता जो थी उसका जवाब था कि वो एक लड़की थी, वो विरोध कर रही थी, वो कह सकती थी गिड़गिड़ा सकती थी। तो ये जो एक अपराधी की मानसिकता है कि आप महिला के साथ गलत व्यवहार करें, गलत कृत्य करें और वो गलत का विरोध भी ना करें। एक ऐसा विषय जिसको उस समय देश को दिखाया जाना चाहिए था किंतु दबावों के चलते उस पे बात नहीं नहीं हो सकी और सजा में देरी हो, पुलिस व्यवस्था जो साक्ष्यों को न्यायपालिका में प्रस्तुत न कर पाती हो या चूँकि अब सोशल मीडिया का दौर है और हमारी जो पुलिस है वो आईटी को लेके इतनी इतनी ज़्यादा अपडेटेड नहीं है, छोटे क्षेत्रों में, थानों में वो व्यवस्था नहीं है, वो बड़े शहरों में उन मामलों को पहुँचाते हैं और इन मामलों की अधिकता होती है और वर्तमान में अधिकांश मामले आईटी से संबंधित ही आते हैं। तो सजा में देरी, पुलिस व्यवस्था और आईटी से संबंधित इन तीनों बिंदुओं पे आपके क्या विचार हैं? देखिए सौरभ सबसे बड़ी जो बात है जब अभी हम कहते हैं, अभी किसी ने नीचे भी कमेंट में डाला था 1992 के केस का, अजमेर केस का, है ना? निर्भया केस से भी ज़्यादा जिस केस को चर्चित होना था वो अजमेर केस है और मेरे दिमाग से ये केस इसलिए कभी नहीं जाएगा कि मैं उस समय 10th या 11th में थी और इंडियाज़ मोस्ट वांटेड आता था। और मेरे पापा जी सीनियर क्लास 1 ऑफिसर थे, उन्होंने मुझे बैठकर ये दिखाया था कि देखो और अगर कभी भी कुछ भी गलत होता है तो कम से कम घर में आकर बताओ। कोई तुम्हारे कहीं बाहर जा रहे हो तो सतर्क रहो, कोई ड्रिंक मत लो, कोई कोल्ड ड्रिंक मत लो। देखो कि कोल्ड ड्रिंक बंद है, तब ग्लास की बॉटल्स आती थी, बंद है, ओपन तुम्हारे सामने। उसके बाद भी गड़बड़ होती है क्योंकि तब हम लोगों के पास मोबाइल नहीं हुआ करता था, एक पीसीओ हुआ करता था, जो गाड़ी की काइनेटिक का अगर टायर पंचर हो जाए
तो आपको उसे काफ़ी देर तक घसीटना होता था, जब तक आप मुझे याद है कि उसके 1 दिन बाद ही मुझे टायर बदलना भी सिखाया गया था। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह की चीज़ें रोकनी है, तो जहाँ मैं कहती हूँ कि बच्चों को फीलिंग सेफ, फीलिंग स्पेशल सिखाना चाहिए, हमें हमारी हर एक बेटी को ये सिखाना चाहिए कि उसकी इज़्ज़त नहीं लुटी है। उसके साथ गलत हुआ है, तो ये वैसा ही है, जैसा आपके साथ कोई एक्सीडेंट होता है। मुझे जो सिखाया गया था, मुझे कहा गया था कि पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है कि रात दोनों के लिए खतरनाक है। अगर लड़कियों के साथ बलात्कार हो सकता है, तो लड़कों के साथ भी चाकूबाजी, लूट, किसी भी तरह की घटना हो सकती है। यौन अपराध लड़कों के साथ भी होते हैं, अपेक्षाकृत कम होते हैं, लेकिन हो सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि रात को आप घर पर रहें। अगर आपको बाहर जाना है, मैं तो जर्नलिस्ट जैसी जॉब में रही हूँ, क्राइम और पॉलिटिक्स देखा है, दंगे कवर किए हैं, सिमी जैसा कवर किया है, तो मैं तो 2-2 3-3 दिन लगातार बाहर रही हूँ। लेकिन फिर भी सिखाया गया कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप मुसीबत में हैं, तो आपको कहाँ जाना है। पुलिस थाने में जाकर किससे बात करनी है आपको, कौन-सा माइक 1 होगा, कौन-सा माइक 2 होगा। अगर आपको हॉस्पिटल दिख रहा है आस-पास, तो आपको वहाँ जाना है। आपको हॉस्पिटल में भी मतलब कलकत्ता रेप केस के बाद तो मुझे सोचना होगा एक बार, लेकिन आपको हॉस्पिटल में भी ये ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ़ आगे की डेस्क तक जाना है, वहाँ कोई ना कोई होगा, इमरजेंसी रूम में, ईआर में कोई ना कोई होता है, वहाँ से आप बात करें। अगर दंगा हो रहा है, सिर्फ़ वही जगह जहाँ आपको भीड़ से दूर रहना है, अन्यथा आप कहीं भी हैं, आप भीड़ की तरफ जाएँ, आप सेफ रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें अपने बच्चों को, हमें लड़कियों को, सबको पहले से सिखा कर रखनी चाहिए कि आप रात को बाहर निकल रहे हैं, आप क्लबिंग कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट गुड। ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपने आप को मॉडर्न बताने के लिए रात को 11 बजे 2 पैग लगाकर ही वापस आएँ। मॉडर्न होने का अर्थ ये होता है कि आप अपनी सारी ज़िम्मेदारियाँ और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छे से निभा रहे हैं। आपको ये पता है कि आप एन्जॉय भी कर रहे हैं, तो आपकी लड़की या लड़के दोनों की एक सीमा, आप उस सीमा के बाहर मत जाएँ। वो सीमा हर व्यक्ति के लिए है। तीसरी चीज़, आपके साथ अगर कुछ गलत हुआ है, तो उसे तुरंत दर्ज कराएँ। 99% केसेस में ये होता है कि पहले घरवाले घर में सोचते हैं हम जाएँ, नहीं जाएँ। रेप केसेस में जब तक आपने 24 आवर्स, 48 आवर्स के अंदर नहीं पूरा मेडिकल चेकअप कराया, आपने अपने कपड़े धो दिए, आपने अपने आप को फ्रेश कर लिया या आप किसी भी तरह से रुक गए, तो 99% आपके साथ में एविडेंस जो है आप खुद खत्म कर चुके हो, आप खुद रप्चर कर चुके हो। तो उस समय आपको अपने बच्चे को ये विश्वास अगर आप शुरू से दिलाओगे कि आपकी इज्जत नहीं लुटी है, जिस व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया उसको सज़ा दिलानी ज़रूरी है, तो ही आप शायद आगे बढ़ पाओगे। तीसरी चीज़ ये है कि हम क्या होता है कि जो केस चर्चा में आ गया, हमें कठुआ केस याद रहेगा, हमें निर्भया केस याद रहेगा, हमें कोलकाता वाला केस याद रहेगा, हमें डॉक्टर प्रियंका जो हैदराबाद में केस हुआ था वो याद रहेगा। लेकिन उसके बाद में जितने भी केसेस जो छोटे-मोटे आते हैं, हम उन्हें भूल जाते हैं। एक समाज के रूप में हमें इन सबको अपनी याददाश्त में दर्ज रखना ज़रूरी है। अभी किन्हीं ने नीचे कमेंट किया कि निर्भया के बाद बहुत सारे रूल्स बने हैं। कितने रूल्स का फॉलो हुआ है, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी जगह अधिकांश स्टेट में निर्भया फंड के समय जो फंड निकला था, वो फंड यूज़ नहीं हुआ है। गाड़ियाँ तो खरीद ली गई उस अगर फंड से। यस, वो फंड जो महिलाओं के लिए यूज़ होना था, वो फंड ही यूज़ नहीं हुआ है। कई आंकड़े कई जगह हम लोगों ने ही आरटीआई लगा के पता किया, वो फंड वैसा का वैसा ही रखा हुआ है। उस दिशा में भी काम करना होगा। और क्या होता है, हम लोग सोचते हैं सारा काम पुलिस और प्रशासन को करना है। एज़ अ सोसाइटी भी हमें काम करना है। एज़ अ सोसाइटी भी हमें ध्यान रखना है कि हम ट्रोल तो कर देते हैं, उसने ऐसे कपड़े पहने, लेकिन किसी बच्ची के साथ में या किसी के साथ गलत हो रहा है, हम वहाँ से रास्ता पलट लेते हैं, हम वहाँ से बच के निकल जाते हैं। वो जब तक हम नहीं एक सोसाइटी के रूप में ज़िम्मेदारी नहीं लेंगे, तब तक ये चीज़ें खत्म नहीं होंगी। जैसे दिव्या जी ने भी कहा था अच्छे से कि क्या होता है कि हमारे ऊपर विचारधारा इतनी हावी हो जाती है कि हम सिर्फ़ अपना, घोड़े की कपाट जैसा हर व्यक्ति लगा के बैठा है, हम सिर्फ़ अपना देख रहे हैं। हमारा घर सुरक्षित है, हम ठीक हैं, दूसरे की तरफ देखें ही नहीं। तो अगर आपको इन चीज़ों को सेव करना है, तो ये सारी चीज़ें देखनी होंगी। अभी डॉक्टर शोभा जैन जैसे लिख रही हैं कि निर्भया के बाद अपराध बढ़े ही हैं, अपराध बढ़े ही नहीं है, हीनियस अपराध भी बढ़े हैं। मुझे लगता है एक पत्रकार के रूप में हम सबकी ये ज़िम्मेदारी है कि जितना हम हीनियस क्राइम है उसका हीनियस उतना वर्णन नहीं करें, क्योंकि जितने लोग रेप केसेस में जुड़े होते हैं 90% वो परवर्ट दिमाग के होते हैं, और परवर्ट दिमाग वो करना चाहता है, अगर उसने सुना हुआ है तो उससे ज़्यादा हीनियस करके अपने आप को शांति देना चाहता है। उनके लिए ये एक अचीवमेंट होता है, जैसे एक एवरेस्ट चढ़ने वाले के लिए एक अचीवमेंट होता है कि
मैं अभी तक यहाँ चढ़ा हूँ, बेस कैंप गया हूँ, मुझे उसके आगे जाना है। ऐसे परवर्ट लोग जब ये परवर्शन की चीजें देखते हैं तो उनके दिमाग में, या पढ़ते हैं तो उनके दिमाग में ये रहता है कि हमें इस, और आप लगातार देखिए उसके बाद कई केसेस आए, चूंकि वो अननोन थे तो हमने इतना नहीं उठाया, जिसमें वजाइना को ब्लेड से काटा गया है, दूसरी चीजें हुई हैं, ब्लेड अंदर डाला गया है, बॉटल अंदर डाली गई है, निर्भया से हीनियस क्राइम्स देखे हैं, कई क्राइम्स मैंने अलग अलग तरीके से देखे हैं, बच्चियों के साथ में हीनियस क्राइम्स देखे हैं, छोटे बच्चों के साथ में हीनियस क्राइम देखे हैं। एक मतलब कुंवारी बेगम करके एक गाजियाबाद का केस था, उसमें एक लेडी ही सिखा रही है कि 1 साल के बच्चे के साथ कैसे यौन शोषण करें, और वो युवा लड़की खुद एनआईएफटी से पढ़ी हुई है, फैशन डिजाइनर है। जब पास पता किया गया तो पता चला कि उस बच्चे के साथ, उस लड़की के साथ भी बचपन में कुछ गलत काफी हरकतें हुई थी, जिसके कारण वो उसको बड़ा नॉर्मल और साइकोलॉजिकल मिसबिहेव में आ चुकी। तो मुझे लगता है ऐसा सोसाइटी हमें बहुत जज करके रहना पड़ेगा। हम सिर्फ ये सोचें कि पुलिस और प्रशासन कंट्रोल कर लेगा तो दिस इज नॉट पॉसिबल। हमें अपने घर में, अगर मैं जैसे हर बार कहती हूँ कि मोबाइल हाथ में है, लैपटॉप हाथ में है, आप चेक तो कीजिए, आप चेक तो कीजिए कि आपका बच्चा, आपका दूसरा कोई भी व्यक्ति क्या देख रहा है, किस तरह से देख रहा है, आप उस पे थोड़ा सा अंकुश लगाइए। अगर आप अपने आसपास को सुधार रहे हैं, जैसे मैं कहती हूँ कि घर को बुहार रहे हैं तो बाहर कचरा मत डालो, उसको डस्टबिन में डालो। ऐसे ही अपने आसपास की अगर सोसाइटी पे हम ध्यान नहीं रख सकते, तो फिर निर्भया केस हो, कोलकाता का केस हो, डॉक्टर प्रियंका का केस हो, हम सिर्फ उन चीज़ों का वर्णन कर सकते हैं, हम फिर से रो सकते हैं, मैं जिसको कहती हूँ कि हम रुदाली बन सकते हैं बहुत अच्छे से, कि एक केस हुआ उसके बाद लिख दिया, दूसरा केस हुआ उसके बाद लिख दिया। मैं खुद के लिए कह रही हूँ कि मैं 8-8 पन्ने लिखने की जगह अब 1 पन्ने, फिर 1 पन्ने से 4 लाइनों पर आ गई। क्यों? क्योंकि आप उस हीनियसनेस से अंदर कहीं डर गए हो, जड़ हो गए हो कि हर बार हम उससे ज्यादा हीनियस केस देख रहे हैं। तो मेरा यही टेक है कि हमें अपने घर को सुधारना चाहिए, हमें अपने बच्चों को ये समझाना चाहिए, और खास तौर से हमें अपने घर की लड़कियों को, लड़कों को, सबको समझाना चाहिए कि अगर उनके साथ यौन शोषण हुआ है तो इज्जत उनकी नहीं लुटी है, उनके साथ एक एक्सीडेंट हुआ है। दे नीड मेडिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्प, एज वेल एज दे नीड पुलिस हेल्प, प्रशासन हेल्प, टू गेट कि जिस व्यक्ति ने गलत किया है उसको आप सजा दिलवा सको। बिल्कुल मैम, मैं पुनः आपके पास आऊँगा इसी अधूरी बात को हम कानूनी पक्षों को हम अपने अंतिम बिंदु में बात करेंगे। और हम समाधान पर बात कर रहे हैं इस विषय के। तो श्रुति मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो फीलिंग सेफ है, फीलिंग सेफ को आप 2 से 3 मिनट में आप किस प्रकार इसको एक्सप्लेन कर पाएँगी? देखिए, फीलिंग सेफ फीलिंग स्पेशली न्यूजीलैंड के गवर्नमेंट और उनके जो स्कूल अथॉरिटीज हैं उनके द्वारा मिलकर बनाया गया था। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है, अभी अधूरा सिखा रहे हैं हम लोग, सिर्फ बच्चों को गुड टच और बैड टच सिखा रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं सिखा रहे। तो उससे जो बच्चे हैं वो पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे। तो मैं बताना चाहूंगी कि फीलिंग सेफ जो होता है, उन्होंने 3 सर्कल्स बना रखे थे, उसमें इनर सर्कल, आउटर सर्कल, और एक उसमें जिसमें बच्चों को बॉडी पार्ट सिखाते थे। इनर सर्कल में वो समझाते थे कि आपके घर परिवार का एक इनर सर्कल है, अगर आपके साथ कुछ गलत होता है, बैड टच गुड टच जो हम सिखाते हैं, बैड टच गुड टच सिखाते के साथ साथ ये बताते थे कि आप इनर सर्कल के लोगों को तुरंत बताएं कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है। फिर आउटर सर्कल जिसमें आपका स्कूल, पुलिस और दूसरे लोगों को मिलाकर वो फ़ैमिलियर कराते थे कि अगर आपके साथ बाहर कुछ गलत हुआ है तो आप कहाँ वॉइस रेज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ फीलिंग सेफ। एंड द सेकंड पार्ट दैट इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट देन अ फर्स्ट पार्ट, दैट इज़ फीलिंग स्पेशल। हम ये नहीं सोचते हैं, जो मैं अपनी रिसर्च में भी निकालने की कोशिश कर रही हूँ, कि जिस बच्चे के साथ यौन अपराध हो चुका है, वह आगे चलकर उसके मानसिक स्थिति पर क्या असर पड़ता है। फीलिंग स्पेशल में उन लोगों ने 3 सर्कल फिर से बनाए थे, इनर सर्कल, आउटर सर्कल, और यहाँ पर जो बाहर का उनकी जो बॉडी थी, उसमें अ डॉक्टर हेल्प, साइकोलॉजिस्ट हेल्प। इनर सर्कल में फिर फैमिली मेंबर्स थे, जिन्हें ये सिखाया जाता है कि अगर आपके बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ है, तो आपको उसके साथ कैसे बिहेव करना है। आउटर सर्कल में जिन आउटर सर्कल के लोग, चाहे बच्चा स्कूल जा रहा है और उसके साथ कुछ गलत हुआ है, बैड टच हुआ है, तो आउटर सर्कल के लोग क्या बिहेव करेंगे, और साथ-साथ बच्चे को किसी भी तरह से मनोचिकित्सक की सहायता दिलवाना, ताकि बच्चा इस जो उसके साथ गलत घटना हुई है उसको भूलकर आगे बढ़ सके। जैसे मैंने अभी कुंवारी बेगम का ज़िक्र किया था, उसमें भी यही चीज़ थी
कि आप पीछे मुड़कर आप तो वो वीडियो देख रहे हैं कि यूट्यूब पर एक लड़की है जो कि हाईली एजुकेटेड है, जो अपने नाम से अपना फैशन ब्रांड चलाती है, वो अपना चेहरा छिपाकर कुंवारी बेगम बनकर लोगों को सिखा रही है कि आप और उसकी अगर आपने चूँकि मैं जर्नलिस्ट हूँ, मेरे पास वो वीडियो आया था एंड आई एम शॉक्ड कि कोई इस लैंग्वेज में भी बात कर सकता है, लेकिन की थी उसने और आप अपना चेहरा छुपाकर यानी कि आपके साथ जो आज से 20 साल पहले घटना हुई है या 15 साल पहले घटना हुई है, वो आपको अभी तक बाँधे हुए है। तो जब हम बात करते हैं ना नए कानूनों की, तब हम ये भूल जाते हैं कि हमारी जेलों से निकलने वाले जो अपराधी हैं, वो कितने सुधरे। हमारे जुनलाइन जेल में जो बच्चे हैं, जो गलत कर रहे थे, वो कितना सुधरे। क्या हम जेल में सज़ा देने के बाद उन्हें आम जो मुख्य धारा है, उसमें एक सामान्य व्यक्ति के साथ बाहर ला पाए हैं? तो मुझे लगता है वो फीलिंग सेफ और फीलिंग स्पेशल हम अभी आधा पार्ट भी नहीं सिखा पा रहे। हम सिर्फ़ बच्चों को गुड टच, बैड टच सिखा रहे हैं, तो वो एक जिस शर्मिंदगी में बच्चा अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है, वो शर्मिंदगी में है कि मेरे साथ समथिंग इज़ रॉन्ग और इस सोसाइटी में हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे हैं, हम बड़े नहीं हैं। अगर हम बच्चों को सही सही तरीके से पाल लेंगे, समाज अपने आप सुधर जाएगा, नई पीढ़ी अपने आप सुधर जाएगी। हम उन्हें ही नहीं सिखा पा रहे हैं। तो मेरा फीलिंग से फीलिंग स्पेशल जो मैंने वहाँ सीखा था और बच्चों को जो वहाँ कन्वे किया था जिस समय क्योंकि मेरा खुद का बेटा जब वहाँ था अब तो वो 20 साल का हो गया लेकिन तब वो 4, 5, 6 साल की एज में था। तो उसके साथ स्कूल जाते-जाते मैंने सीख कर कि भई मैं वॉलंटियर बनती हूँ और आई कैन टीच किड्स एंड वो तो मैंने जब सर्कल्स में बात की, जब मैंने वहाँ के डॉक्टर्स को देखा, तो मुझे समझ में आया कि किसी बच्चे के साथ हल्की-सी भी घटना होने के बाद, वो उसको उस तरीके से लेते हैं कि उस बच्चे के दिमाग से वो इरेज़ हो जाए। 6 महीने, साल भर के बाद वो बच्चा आगे अगर जा रहा है या वो यूथ बनने के उसमें प्रोसेस में है, तो उसके दिमाग से वो बैड टच ही नहीं, वो पूरा जो बुरी यादें हैं, वो इरेज़ हो जाएँ। तो मुझे लगता है हम बहुत सोचते हैं कि कानून ऐसा होना चाहिए, हम बहुत सोचते हैं कि ये सारी चीज़ें बीबीसी वाली जो सीरीज़ की तुमने बात की थी, चूँकि बैन होने से पहले जिस दिन वो आई थी, उसी दिन मैंने उसमें देख देख लिया थी उस सीरीज़ को और वो बहुत भयानक थी, विद्रूप थी क्योंकि उसका ये कहना था कि जो बहुत गंदा-सा वर्ड मैंने भी सुना था कि क्या सबको बाँट रही है और मुझे डाँट रही है टाइप से बुंदेलखंड में बोला जाता है एक वर्ड या जो लड़की किसी अगर लड़के की गर्लफ्रेंड या बॉय उसका कोई बॉयफ्रेंड है तो उसको जिस तरीके से समाज में या इस तरह के जो लोग हैं वो वही मानसिकता थी उनकी कि उनका यही कहना था कि वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी तो हमारे साथ रहने में उसको क्या दिक्कत थी? अगर वो बॉयफ्रेंड के साथ रात में घूम सकती थी तो हमारे साथ रहने में क्या दिक्कत थी? ये वाली जो मानसिकता है ना वो कहीं न कहीं हमारे समाज में हम लोग इनडायरेक्टली दे देते हैं। हम लड़कियों को रोकना चाहते हैं? हम चाहते हैं लड़के जो हैं ठीक है, खुला सांड है, क्या होता है, वापस आ जाएगा, लड़का है, उसके रिलेशन है तो उसकी तो कोई बर्बादी नहीं होनी है। लेकिन हम उस बीच ये नहीं सोचते हैं कि हम इनडायरेक्टली समाज के लिए एक दुर्योधन तैयार कर रहे हैं। हम अपने घर में अपने बच्चों को सही अगर सीख नहीं दे रहे हैं, तो हम आज से नहीं, हम महाभारत से समझ में आ रहे हैं, हम रामायण से समझते आ रहे हैं कि हमें अपने घर में रावण और दुर्योधन नहीं बनाने हैं। और हम अपने घर में राम और कृष्ण बना सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना, हम कहीं न कहीं अगर बच्चों को मैं हमेशा फ़ोकस बच्चों पे ज़्यादा रखती हूँ, तो उसका मेन कारण यही है कि अगर हम बच्चों को सही शिक्षा दे पाएँगे, हम उन्हें सही तरीके से आगे बढ़ा पाएँगे, अपने आप समाज धीरे-धीरे बदलेगा। क्योंकि समाज को हमें नहीं, हमारे पीछे आने वाले बच्चों को सँभालना है और सबसे अच्छी चीज़ तो ये है ना कि हम पूरी दुनिया में सबसे युवा हैं, सबसे युवा भारत है। तो अगर हम उनको और युवा भारत होके अगर हम रील्स के और इन सारे चक्करों में फँस रहे हैं, दिस इज़ रॉन्ग। जी। सॉरी। पर निश्चित तौर पे मैम आपके विचारों ने आज के इस आयोजन में बहुत वैचारिक तौर पर वैचारिक तौर कह लें या तथ्यों के आधार पर कह लें या तकनीक के आधार पर कह लें, तीनों पक्षों को बहुत अच्छे तरीके से कवर करने का कार्य किया है और